अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लीनियर अलजबरा जो है उसके तकरीबन 5 चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि डिस्कशन के हवाले से इम्पोर्टेंट थे। जिसमें चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, वेक्टर स्पेसिस और दूसरा लीनियर मैपिंग। उन चीज़ों को मैंने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया है, पार्ट बना के, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2। इस तरह से आप वहाँ से भी, अगर आपको कोई मतलब आता है कंफ्यूजन, तो वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, अगली बात ये है कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को लीनियर मैपिंग के रिलेटेड एक प्रॉब्लम दिया था। अगर किसी ने सॉल्व किया तो वो बता दे, अगर किसी ने किया हो। नहीं तो फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किसी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई की हो? ओके। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को परमिशन देता हूँ स्क्रीन शो करने की, तो वो आप कर सकती हैं, हमारा राशिद। फिर हम उस चीज़ को देख लेते हैं कि वो किस तरीके से आपने किया क्वेश्चन। अच्छा चलें, ठीक है, मैं ना आपको अलाउ कर रहा हूँ। स्क्रीन आप कर सकती हैं, यहाँ पर शेयर कर सकती हैं। ठीक है, चलें आप स्क्रीन शेयर करें और क्वेश्चन का ज़रा बताएं किस तरीके से आपने क्वेश्चन किया है। वो क्वेश्चन डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके फ्यूचर में और आपके कमिंग जो टेस्ट वगैरह है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलाउ कर दिए, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। जवाब भाई हो रही स्क्रीन शेयर। जी जी बिल्कुल हो रही है, ठीक है। ये एक जनरल वेक्टर लिया था उस गिवन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन उसे लिख के और फिर कंपेयर की वैल्यूज, पहले जो है, वहां से फिर एक्स वाई की पहले वैल्यूज निकाल। पहले फर्स्ट वाला ही पेज रहने दें, ठीक है। आपने सबसे जी पहले जी जो थे वो वेक्टर लिए 1 2 जी और दूसरा 3 2 लिया है। ठीक है, आपने इस तरह से किया है कि उन जी वेक्टर को आपने एक जनरल वेक्टर ले लिया ए बी, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया, इसी तरह से है ना। और फिर आपने जी ए और बी को जो जी है जी इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई किया। ठीक है, नेक्स्ट। जी बिल्कुल। हाँ सही नेक्स्ट हो, एक्स एंड वाई को ए और बी की टर्म्स में लिख दिया। सही हो गया, बिल्कुल ठीक किया, सही है। फिर आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। जी बिल्कुल। हाँ फिर ये उसके, जनरल ए बी की फॉर्म में आ गया। बिल्कुल फिर ए और बी की जगह पे 4 और 1 पुट किया जो रिक्वायर्ड था। सही हो गया। आप ए और बी को एक्स वाई से रिप्लेस करके बाद में 4 और 1 भी पुट कर सकते हैं, तो बिल्कुल। चलें ठीक है, मैं जस्ट देखना चाहता था कि आपने मेथड सही अप्लाई किया, तो ठीक है। चलें हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये आप, ठीक है, ओके जी, थैंक यू। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना काम। अच्छा, मैं बताना चाह रहा था कि हमने चैप्टर नंबर 5 तक लीनियर मैपिंग की है। अब मैं चैप्टर नंबर 6 का बताना ये चाह रहा था आपको कि ये जो चैप्टर नंबर 6 है, इसको मैं डिटेल से तो डिस्कस नहीं करूंगा, ना तो इसकी डिटेल है। मैं सिर्फ इसकी सोल्व 2 प्रॉब्लम्स करवाऊंगा आपको जो काम की हैं, किस हवाले से, पीपीएससी के हवाले से और आपके जो एमएस टेस्ट हैं उसके हवाले से। ठीक है, 2 प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इस चैप्टर की समझ लें कि समरी है। ठीक है, अब क्योंकि आप लोगों ने बेसिस के बारे में, लीनियर इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस और लीनियर मैपिंग के बारे में तो पहले पढ़ लिया है। इस तरीके से हम यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वो गौर से सुन लें क्या है। एक तो ये है कि जब हम ये देखें, अगर मैं आपके सामने ये एक लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके सामने लिखता हूँ एक्स प्लस वाई, और यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्केयर। तो ये बेसिकली आपका आर स्केयर से आर स्केयर की तरफ क्या है, एक मैप है। अब मुझे नहीं पता कि ये लीनियर है ये नहीं है, मैंने तो जस्ट लिखा है, ठीक है। अब आपने ये जो एफ है, जो आपका मैप है, ये बेसिकली किस फॉर्म में है, आपका फार्मूलेशन की फॉर्म में है। आप इस मैप को इन दी फॉर्म ऑफ क्या लिख सकते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो तरीका है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक तो ये प्रॉब्लम है, वो आपके सामने आती है, फिर आपको पता चल जाता है। दूसरा ये है कि आपको पता है, अच्छा चले मुझे ये बताएं, क्या किसी वेक्टर स्पेसिस की जो है वो बेसिस यूनिक होती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है, बेसिस जो है? जी, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। एक से ज्यादा भी हो सकती हैं।
तो अब अगर वो यूनिक नहीं है तो यूनिक को अब अगर आपके सामने गिवन हो कि अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है आर क्यूब, तो उसकी अगर आपके सामने रखी जाए दो बेसिस रखी जाए। अब बेसिस से क्या मुराद है कि जो आपके पास उसको स्पैन करती हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं। अब आपने क्या करना है कि अगर फॉर एग्जांपल बेसिस B1 है और दूसरी B2 है, ठीक है, ये दो बेसिस का सेट है। आपने इस तरह का मैट्रिक्स फाइंड करना है कि जो B1 B2 में कन्वर्ट कर दे और B2 B1 में कन्वर्ट कर दे। तो हम सिर्फ उस तरीके को यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो हम चलते हैं उस चैप्टर की तरफ जहाँ पर ये सोल्व प्रॉब्लम है, ठीक है। अदरवाइज हमारा जो आज का टॉपिक था वो बेसिकली इनर प्रोडक्ट स्पेस था। तो ये मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि एग्जाम्स के हवाले से, तो इसलिए मैं कह रहा था कि चलें इस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये लीनियर मैपिंग एंड मैट्रिक्स है, इन चीज़ों को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आपके पास प्रॉब्लम 6.1 है, यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, आपके सामने सोल्व है कि लेट एफ जो है आर स्केयर से आर स्केयर की तरफ एक मैप और लीनियर ऑपरेटर है। आपको पता है लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है, सामने लिखा हुआ है। आपने क्या फाइंड करना, पार्ट ए जो है उसने बोला है कि आपने फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ। आपने एफ जो है उसकी मैट्रिक्स, मतलब एफ क्या है, बेसिकली एक फंक्शन है फ्रॉम आर स्केयर से आर स्केयर की तरफ, ठीक है। उसकी आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है जब आपके पास बेसिस गिवन हो। अब ये जो बेसिस हैं ये भला किसकी हैं, ये इस वेक्टर स्पेसिस की हैं, ठीक है, जो आपके पास ये गिवन है एस बेसिस के हिसाब से। आपने एफ की क्या फाइंड करनी है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो अब यहाँ पर हम काम क्या करते हैं, हम बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर एफ ऑफ U1, मतलब एफ ऑफ U1 से यहाँ पर मुराद क्या है कि आप लोग पहले वेक्टर का यहाँ पर देखते हैं, दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। अगर आप इस एफ में U1 पुट करें यहाँ पर भी आपके पास, तो उसका इमेज क्या आ जाएगा, 8 और माइनस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब वो जो रिजल्ट आया है उसको हमने वो जो गिवन हमारे पास बेसिस थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ये देखें, आपको नजर आ रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा तो फिर क्या हुआ, फिर आपके पास ये चीज आ गई, सिस्टम आ गया आपके पास x+2y = 8, 2x+5 = -6। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड की, x और y की वैल्यू, ये तो फाइंड सबको करनी आती है। एक आ गई 52 और एक आ गई -22। तो फिर हमने जैसे ये हमारा राशिद ने किया था क्वेश्चन, उसी तरह से जैसे हमने x और y फाइंड किया उसको इसमें लाकर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ये हमारा है एक बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन के जो कॉन्स्टेंट्स जिसको हम स्केलर्स कहते हैं वो फाइंड करके 52 आया, 22 आया, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, अगर आप चेक करना चाहें एफ ऑफ U2, पहले आपने U1 लिया था, अब U2 पुट किया इसमें। अब 2 करने के बाद उसका इमेज ये आ गया और सेम वही तरीका उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। फिर ये एक सिस्टम बन गया आपके पास, ठीक है, 2x2 का। यहाँ से एक्स और वाई फाइंड कर लिए तो ये आपके पास ये चीज आ गई, ठीक है। अब जब ये चीज आ गई तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉलम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, 52 -22, 129 और -55, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है, ये उसकी मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है। किसकी भला, ये है एफ की मैट्रिक्स फॉर्म जब आपके पास गिवन क्या हो, बेसिस गिवन हो। अब नीचे आप दोबारा से देख सकते हैं ये आपके पास सेम वही है क्वेश्चन, लेकिन आपके पास बेसिस क्या बन चुकी है यहाँ, इसको आप ट्रिवियल बेसिस बोलते हैं ना आर स्क्वायर की। तो यहाँ पर वही काम किया हुआ है, पहले पहले U1 पुट किया तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, फिर U2 पुट किया उसका। इस तरह से ये आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गई आर स्क्वायर की, सही हो गया। तो देखिए ना, अगर आपके पास बेसिस डिफरेंट है तो आपकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पर उसको गौर भी किया, सही है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेसिस ऑफ फंक्शन विद द बेसिस। अब आपके पास वेक्टर स्पेसिस है फंक्शंस की, और आपके पास बेसिस कौन सी है, sin t cos t और e⁻3t, सही है। तो यहाँ पर अगर आप v से v देखें, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। यहाँ पर ऑपरेटर कौन सा हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। वो किस तरह से है कि अगर वो फंक्शंस पे अप्लाई हो तो उसका हम क्या लें, डेरिवेटिव लें। तो फिर देखें, सबसे पहले जैसे हम पहले कर रहे थे f(u1), क्या कर रहे थे, f(u1) यही कर रहे थे ना, तो उसका इमेज ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर उसने बता दिया है कि ऑपरेटर कौन सा है, डेरिवेटिव है।
तो यहाँ पर डी जब साइन पे अप्लाई होगा तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है। और तीन वेक्टर जो गिवन है ये वाले, ठीक है, इनको उसने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, साइन टी प्लस। अब देखें कोस सी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिख सकते हैं, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये इसके साथ वन नहीं आएगा ना। समझ आ रही सबको, ठीक है। इस तरह से अगर कोस टी ले तो ये माइनस साइन टी है, तो इसका जो अननोन है ये -1 आ जाएगा। इसी तरह से ई की पावर 3t का डेरिवेटिव ले तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, 3। अब अगर आप चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो डी आ जाएगा, बेसिकली डी मतलब डी क्या है, बेसिकली डी था हमारे पास, ऑपरेटर था वी से वी की तरफ, उसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो ये वाली आ जाएगी। अगर किसी का इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि पिछली एग्जाम्पल में हमारे पास जो था वो गिवन क्या था, वो गिवन हमारे पास ये था कि लीनियर ऑपरेटर, यहाँ पर ऑपरेटर एज अ क्या यूज हो रहा है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर को क्या किया है, यूज किया है। सही हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब उसमें यहाँ, सर, जी जी, सर ऊपर कीजिएगा। एक सेकंड, हाँ जी, यहाँ से पूछना। सर इसमें आपने इसको रो वाइज लिखा है। जी सर, सर आपने जो मैट्रिक्स लिखा है आपने इसको 0 -1 और 0 रो वाइज लिखा है आपने नीचे सर लास्ट ड्रॉ को भी समझा। कहाँ पे लिखा है, मुझे दोबारा से प्लीज बोलिएगा। सर जो अभी 0 -1 0 मैट्रिक्स बनाया हमने अभी, अब नीचे पेज के ना लास्ट जो भी आपने हमें बताया। अच्छा, लास्ट पे जो बनाया ये वाला, ये वाला। जी जी बिल्कुल, इसमें अब हमने आपने इसको रो वाइज, जैसे अब था मेरे पास साइन टी के साथ 0 था, कांस्टेंट कॉस टी के साथ 1, टी 3 टी के साथ 0, तो हम्म। इन्होंने इस कॉलम वाइज लिखा हुआ 0 1 0 -1 0 0 और 0 0 3। अगर मैं इसको रो वाइज लिखूं। असल में उसने डिफाइन जब किया ना ऊपर, ये देखें जब हम मैट्रिक्स को ऊपर यहाँ होगा, क्योंकि हमने थ्योरी नहीं पढ़ी तो यहाँ पर ये देखें यहाँ पर डेफिनेशन होगी द ट्रांस, ये देखें ये आपके पास वही चीज़ आ गई है ना। इसको गौर से, अब जो आपने क्वेश्चन किया है उसको गौर कीजिएगा। ये आपके पास सिस्टम है जो हम फाइंड कर रहे थे, बेसिकली ये चीज़ है। इस तरह का सिस्टम हमारे पास बन रहा था, इसको जनरल लिखा हुआ है। हम बेसिकली यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स फाइंड कर रहे थे, ये वाले, ऐसे ही है ना, ये वाली चीज़ें, ये वाली फाइंड कर रहे थे। अब डेफिनेशन हमें क्या कहती है, द ट्रांसपोज ऑफ द अबव मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट। अगर हमारे पास जो अबव मैट्रिक्स है उसका हम क्या लें, ट्रांसपोज, तो हमारे पास ये जो रोज हैं ये फिर किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलम में चेंज हो जाएंगी ना, ऐसे ही है ना। तो फिर हमारे पास वो जो चीज होगी वो बेसिकली हमारे पास इस कार्ड क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टी ऑपरेटर। क्लियर, क्लियर है? अगर क्लियर है तो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। जजाकल्लाह खैर। जी मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, यहाँ पर हम दो मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं ना, एक होता है ट्रांजिशन मैट्रिक्स और एक होता है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट ही है ना? यहाँ पर हम क्या चीज डिस्कस करते हैं, एक तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी बात क्या बोली है, दूसरा वो एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी होता है ना, तो वो इससे तो डिफरेंट चीज है ना ट्रांजिशन मैट्रिक्स आई थिंक सो मैंने, जो। हाँ, जी जी, बोले बोले। हम्म। जी असल में ना मैंने मैंने हमने सरगोदा यूनिवर्सिटी से एमएससी की है ना, तो इधर हमने ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी पढ़ा है लीनियर अलजेब्रा में, शायद आपने ना पढ़ा हो, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जो मेरा ख्याल कहता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो जी जी। यही होगा कि आपका जो ऑपरेटर है उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में फिर डिफरेंट है, क्योंकि हमने दोनों पढ़ी है ना, जो ये जो आप मैट्रिक्स कह रहे हैं ना, तो ये तो हमने भी पढ़ा है मैट्रिक्स, यानी कि ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में जब हम लिखते हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है ना, वो जिस तरह आप कह रहे थे ना, अगर दो बेसेस होती हैं, जिस तरह
क्योंकि हमें पता है ना कि बेसिस यूनिक नहीं, दो ठीक भी है हो ठीक है। सकती हैं। तो वो जो दो बेसिस को आपस में रिलेट करता है ना मैट्रिक्स, उसको हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहते चलें जी, हैं। बहुत जी जी मैंने इस चीज़ को टर्मिनोलॉजी को फिर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर मे भी आगे पढ़ लें उसको देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जी जी। तो चलें हम जी, यहाँ इस चैप्टर में शुक्रिया। जिसको डिस्कस कर रहे थे वो हमने कर लिया है कि किस तरह से हम किसी ऑपरेटर को जो है वो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। वो लिख सकते हैं हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था। तो अब मेरे ख्याल में किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन किया था कि हम इसको कॉलम में क्यों लिखते हैं, वो मैंने बता दिया कि हम इसको बाय डेफिनेशन जो होता है हमारे पास सिस्टम होता है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो बेसिकली इसकी क्या होती है, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर एल्गोरिथम्स वगैरह भी हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर चेंज ऑफ बेसिस, ठीक है, हम चेंज ऑफ बेसिस की तरफ जाते हैं। तो चेंज ऑफ बेसिस, ये देखें, अगर आप इस प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं तो यही जो आप स्टेप्स को अडोप्ट करते हैं वही आपका क्या होगा, वही आपका एल्गोरिथम होगा जो आप यूज़ कर रहे होते हैं लीनियर अलजेब्रा में। यहाँ पर अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है, इसको देखें आप, ये आपके पास बेसिस आर स्क्वायर की है, ठीक है, ये भी आर स्क्वायर की बेसिस है, ठीक है। अब आपके पास बेसिस किस तरह से है कि आपको पता है कि बेसिस वो होती हैं, वेक्टर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं और उसको क्या कर रहे थे, स्पैन कर रहे होते हैं आर स्क्वायर को। तो ये आपको नजर भी आ रहा है। अब आपने क्या फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो एस को किस में ले जाता है, एस प्राइम में ले जाता है, और कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो एस प्राइम को कहाँ ले जाता है, एस में ले जाता है। तो ये लीनियर अलजेब्रा में बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने एक, देखो ना, आपने यहाँ से एस से कहाँ जाना है, एस डैश की तरफ जाना है, एस से एस डैश की तरफ जाना है। आपने जिस तरफ जाना है उसका एक वेक्टर पकड़े और दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दें। जिस तरफ जाना है वहां से एक वेक्टर पकड़ें और दूसरे वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में आप उसको लिख दें, ठीक है। अब आगे देखें कि जब हम इसको लिखेंगे, जाहिर बात है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, तो फिर हमने क्या किया, उसको सिस्टम में बना दिया। अब ये सिस्टम बन गया, तो सिस्टम में जब उसकी यील्डिंग वैल्यू निकाली तो वो आपके पास एक्स और वाई आपके सामने है। ये तो बताने वाली बात नहीं है कैसे आया। अब फिर दूसरा वेक्टर हमारे पास ये बच गया 1 - 2। यहाँ पर उसने मिस्टेक की है, यहाँ पर मेरे ख्याल में -2 आएगा ना, ठीक है, मिस्टेक हो गई है। अब उसको भी उसने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। अच्छा ठीक है। और फिर नेक्स्ट उसने क्या किया, फिर उसी तरह से एक्स एंड वाई फाइंड किया। एक्स और वाई जब फाइंड किया तो फिर हमारे पास उसी तरह से हमने V1 और V2 को बना लिया। अब यहाँ पर भी जैसे हम पहले उसको किस में लिख रहे थे, कॉलम में लिख रहे थे, इसी तरह से हमने कॉलम, ये हमारा जो पी मैट्रिक्स है, -8 -11 और 3 4, ये जो भाई बता रहे थे सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले, ये इसको मेरे ख्याल में अगर इनके मुताबिक देखा जाए तो इसको ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलते हैं, जो कि हमारा एस को किस में ले जाता है, एस डैश में ले जाता है। ये बात को याद रखिएगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है जो कि हमारे पास किसी बेसिस को दूसरी बेसिस में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। अब ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना कि हम लोग एस डैश जी जी, एस, बिल्कुल। ये जो भी आपने डिफाइन किया है ना, इसी हमने भी इसी को ट्रांजिशन मैट्रिक्स पढ़ाई है जो आप अभी डिफाइन कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने बताया, क्योंकि मैंने इस टर्मिनोलॉजी, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें होती हैं उनको डिफरेंट, जैसे अगर टोपोलॉजी में देखें तो बाउंड्री पॉइंट्स को 3 4 नामों से पढ़ते हैं, डिफरेंट और डिफरेंट नेम यूज़ करते हैं। अच्छा चलें ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो हम एस प्राइम को जो है वो एस में भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ को अगर आप देखें तो फिर आपको पता है, आइडिया तो आपको हो गया, जिस तरफ जाना है उसका वेक्टर पकड़ें और दूसरे में चेंज कर दें। इसी तरह से आपका वो जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका कौन सा आ जाएगा, क्यू मैट्रिक्स आ जाएगा। जो तो हम इस चीज़ को पढ़ रहे थे कि हमारे पास अगर ये हमारे पास क्यू आ गया, ठीक है, तो पी तो हमने पहले फाइंड किया, तो ये क्यू आ गया, तो प्रेपोजिशन हमें कहती है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या होते हैं, क्यू जो होता है वो पी का क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। इस तरह से हम अगर पी का इनवर्स ही फाइंड कर ले तो इसका मतलब है जो हमारे पास क्यू मैट्रिक्स होगा ये शॉर्टकट है, वो हमारे पास ट्रांजिशन मैट्रिक्स होगा फ्रॉम एस प्राइम टू एस की तरफ। सही हो गया। अब ये अगर अगली एग्जांपल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी उसने पी फाइंड किया और फिर आपने क्या फाइंड किया, क्यू फाइंड किया, ठीक है।
इसी तरह से आप देख सकते हैं कि क्यू जो होता है वो बेसिकली पी का क्या होता है, इन्वर्स होता है। ये भी आप एमसीक्यू को एज अ नोट कर सकते हैं। सही है। तो बकाया हमने ये चैप्टर में यही कुछ पढ़ना था। अगर कोई चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो इस चैप्टर को मज़ीद डिस्कस कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा है इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, मैं वहाँ लेकर जाता हूँ इनर प्रोडक्ट स्पेस। हाँ, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस हैं और ऑर्थोगोनैलिटी है। ठीक है। इनर प्रोडक्ट स्पेसिस के मतलब भी आप जानते हैं सारे, आप लोगों ने फंक्शनल एनालिसिस में भी पढ़ी होगी। ठीक है, नॉर्मल स्पेस से बाद जो चैप्टर आता है, तो हम इनर प्रोडक्ट स्पेसिस को जो है वो डिफाइन करते हैं कि हमारे पास अगर बी जो है वो हमारे पास अगर वेक्टर स्पेस है, ठीक है, वी बी अ रियल वेक्टर स्पेस is supposed to each pair of the vector u and v belong to v, there is assigned a real number, ठीक है, denoted by u and v. This function is called real inner product on v if it is satisfied following. अच्छा, मुझे बताएं कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है, अगर मैं उसको रिप्रेजेंट करूं इस तरह से, अगर ये एक फंक्शन है, मुझे बताएं कि ये जो फंक्शन होगा ये कहाँ से कहाँ होगा, वी से कहाँ होगा, इनर प्रोडक्ट का जो फंक्शन है। बता सकता है कोई? ओके, ये हमारे पास बेसिकली v क्रॉस v से किस तरफ होगा, हमारे पास r की तरफ होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पर वो यूज भी कर रहा है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन v। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम दो वेक्टर्स को बेसिकली लेकर जा रहे होते हैं, जो हम u और v के साथ इसको स्टडी कर रहे होते हैं। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस की जिस तरह से आपने लीनियर पढ़ा है कि लीनियर की प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास दो होती है, इस तरह से पिछला चैप्टर, इस तरह से लीनियर प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट स्पेस में सबसे पहले चेक करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये किस तरह से सेपरेट करता है उस तरह। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी। क्या आपके पास इनर प्रोडक्ट अगर अपने इटसेल्फ के साथ लिया जाए, वो या तो जीरो होना चाहिए या हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सही है। अच्छा, अगर मैं लिखूं यहाँ पर के जो है u एंड v जो है इनर प्रोडक्ट बराबर है v इनर प्रोडक्ट u इफ एंड ओनली इफ u इज इक्वल टू v, कोई बता सकता है इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एनीवन? इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? सिमेट्रिक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। मीट्रिक, मीट्रिक तो ये है ना जो लिखी हुई है यहाँ पे। नहीं नहीं, मीट्रिक नहीं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को आप एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके सामने सिमेट्रिक है जो सेकंड वाली है। ठीक है। अच्छा, आगे ये इस तरह की चीजें जो हैं ये आप लोगों ने पढ़ी होंगी, उसमें क्या कहते हैं सेट थ्योरी वगैरह में पढ़ी होंगी। अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो आपके पास वो जो स्पेस बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, इनर प्रोडक्ट स्पेस बनेगी। आप बेशुमार स्पेसिस को चेक कर सकते हैं कि वो आपके पास, देखें ना यहाँ पर आपके पास एग्जांपल नंबर 1 में ही उसने क्या ली हुई है, एक रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस ली है। ठीक है, अब उसने इस चीज़ को लिया है तो बाद में वो इस चीज़ को सेपरेट भी करता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगाई है, मीट्रिक वाली प्रॉपर्टी लगाई है, तो आप इस तरीके से एक्टिव उसके चेक कर सकते हैं तीन इनर प्रोडक्ट स्पेसिस के। ठीक है, इस तरह से अगर आपकी वो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो वो आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी, अदरवाइज आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगी। आप किसी वेक्टर का जो है वो नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि अगर आप कायदे आजम का जो मैंने टेस्ट सेंड किया था ग्रुप में, अगर किसी ने सोल्व करने की कोशिश की हो तो वहाँ पर 3-4 एमसीक्यूज थे जहाँ पर वेक्टर्स का नॉर्म 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 की बात की हुई थी कि नॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हर स्पेसिस के लिए नॉर्म क्या अलहदा से डिफाइन होती है। अगर आप फंक्शन एनालिसिस में देखें, आपको पता है वहाँ पर आप एल इन्फिनिटी स्पेस पढ़ते हैं, एल पी स्पेस पढ़ते हैं, फंक्शंस की स्पेसिस पढ़ते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन स्पेसिस पढ़ते हैं, बाउंडेड की पढ़ते हैं। इस तरह से डिफरेंट स्पेसिस जो पढ़ते हैं, हिल्बर्ट स्पेसिस भी पढ़ते हैं।
तो ये सारी की सारी जो स्पेसिस हैं इन सब पर जो है वो डिफरेंट तरीके से नॉर्म डिफाइन है, ठीक है। नॉर्म आप अगर सिंपल देखें तो आपकी वेक्टर की जो लेंथ होती है उसको आप क्या बोलते हैं, वो आपके पास नॉर्म होती है। तो आपके पास आपको पता है कि हर स्पेस में हर वेक्टर स्पेस का जो एलिमेंट होगा वो वेक्टर होगा, और वेक्टर की जब आप लेंथ फाइंड करेंगे तो उसको आप नॉर्म कह देंगे। तो ये हर स्पेस में आप देखें ना फंक्शन है, फंक्शन की नॉर्म किस तरीके से हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है, शायद उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो। मैं ये क्लियर नहीं कह रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ। अगर आप देखें ना मैट्रिक्स की बात करें, ये भी तो आपके पास वेक्टर स्पेस होती है ना, मैट्रिक्स स्पेस जो होती है। अगर आपके पास ए बी सी डी है, तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर इसकी नॉर्म क्या है, तो आप क्या जहन में आएगा कि नॉर्म यहाँ पर वेक्टर कहाँ से आ गया, कहाँ से लेंथ आ गई। तो बेसिकली ये मैंने किसी वेक्टर स्पेसिस का एक एलिमेंट उठाया V1, इसकी नॉर्म फाइंड करना चाहता हूँ। तो नॉर्म बेशक इसकी अगर हम नॉर्म जो है वो अगर मैं डिफाइन करूँ कि वो इस तरीके से है कि मैं इसकी क्या लूँ, क्या कहते हैं उसको, जो डायगोनल का सम होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, मेरे माइंड में नहीं आ रहा। ट्रेस। ट्रेस बोलते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए के साथ अगर मैं डिफाइन कर दूँ तो इसकी नॉर्म क्या बनेगी, एक प्लस डी। तो डिफरेंट वेज हैं जिस तरीके से आप किसी भी स्पेसिस के अंदर क्या फाइंड कर सकते हैं, नॉर्म फाइंड कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो जनरलाइज्ड होती हैं, जिस तरह तरह से आपको पता है मैट्रिक्स स्पेस में अगर बात करें तो वहाँ पर एक यूजर डिस्टेंस होता है और एक डिस्टेंस तो बड़ी तरह के होते हैं आर के ऊपर, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम इस तरीके से। तो जब भी आप बात करेंगे आर के ऊपर तो आप इस तरह तरह से बात करेंगे कि आपके पास ये यूजर डिस्टेंस है, इस तरीके से मेरे ख्याल में ना, जो ओपन पार्सन की ओपन इंटरवल। तो जब एमसीक्यूज आता है तो फिर आपने जनरल फार्मूले को यूज करना होता है, फिर अपने से कोई फार्मूला नहीं लगाना। तो यहाँ पर नॉर्म जो डिफाइन है वो इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है, कि यू और यू के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट, ये डॉट प्रोडक्ट की तरह से डिफाइन होती है, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पर जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है आपके पास, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और आपको पता है कि किसी वेक्टर को अगर उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया जाए, कंपोनेंट्स को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया जाए, तो बेसिकली हम कौन सा काम कर रहे होते हैं, हम वेक्टर को क्या बना रहे होते हैं, नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें जो मैं चीज़ अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, अगर आप आर एन की बात करें या आर स्केयर की बात करें तो वहाँ पर आपकी नॉर्म इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि मुझे बताएं कि आपके सामने अगर मैं क्वेश्चन रख दूं कि ये मेरे सामने 2, 3 और 4, जाहिर बात है ये आर क्यूब से ही बिलोंग करेंगे ना, ये वाला वेक्टर। मुझे बताएं कि इसकी नॉर्म क्या होगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस, ये जनरल डेफिनेशन है। हाँ जी, 4 square plus 9 square plus 16 square. Sorry. Yes. ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो नॉर्म डिफाइन करेंगे वो, ये तो आसान है आर क्यूब में, इसी तरह से अगर आप बढ़ती जाए R4 R5 तो वो भी इसी तरीके से है, ठीक है। ये आपके सामने है जो भी चीज़ है, ठीक है। अब आर एन में आप लोग किस तरह से, ये आपके पास यू है, ये आपके पास वी है और ये आपके पास डब्ल्यू R4 में, ठीक है। आपने ये चीज़ें शो करवानी है इनर प्रोडक्ट से, तो ये आप चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं, फिर आपने नॉर्मलाइज करना तो उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना, ठीक है। अब आगे देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास फंक्शन स्पेसिस हैं, यहाँ पर मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं, फंक्शन स्पेसिस या पोलिनोमियल स्पेसिस जो हैं उनमें आप किस तरह से नॉर्म डिफाइन करते हैं ना, ठीक है, आप किस तरीके से नॉर्म। तो वहाँ पर सबसे पहले तो देखें कि इनर प्रोडक्ट जो स्पेस है वो किस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। ये आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेसिस है, ठीक है। ये कहाँ पर डिफाइन है, फंक्शन स्पेसिस पे और पोलिनोमियल स्पेसिस पे। ये देखें आपके पास अगर एक फंक्शन ये है, एक ये वाला है, तो आपके पास इनर प्रोडक्ट दोनों की क्या होगी, आपने इस डेफिनेशन को यूज करना है, ठीक है। वो आपकी होगी 0 to 1 f(t)g(t), जहाँ पर ये उसने चीज़ें लेकर उसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये चीज़ें मुश्किल नहीं, ये आप इसको देख सकते हैं किस तरह से इसने इसको डिफाइन किया, सही है। और उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पर उसकी नॉर्म की बात करें, ठीक है, एफ की नॉर्म और जी की, सारी बात मैंने पहले थोड़ी देर पहले बता रहा था कि फंक्शंस की नॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वही है, अगर आप यहाँ पर एफ ऑफ टी का अगर स्केयर देखें तो वो एफ ऑफ टी और एफ ऑफ टी होगा, दोनों को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया,
तो इसी तरह से जी ऑफ टी का स्केयर लेकर ये टी, तो आप इनर प्रोडक्ट स्पेसिस का जो आपके पास इनर प्रोडक्ट डिफाइन थी, अगर एफ का एफ के साथ ही नॉर्म लेंगे तो वो एफ की नॉर्म का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। आपको पता है ये प्रॉपर्टी का हमने पीछे पढ़ी है। इसी तरीके से एफ की और एफ को मल्टीप्लाई यहाँ पर होंगे ना अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया 13। लेकिन यहाँ तो स्केयर है, स्केयर अब एफ का जो नॉर्म है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडरूट 13 आ जाएगा। इसी तरह से जी का क्या आ जाएगा हमारे पास 1/√5 आ जाएगा। समझ आ रही है? तो ये कहाँ पर डिफाइन है आपके पास, ये डिफाइन है फंक्शन स्पेसिस के अंदर। इसी तरह से आपके पास मैट्रिक्स में सबसे पहले तो देखिए कि इनर प्रोडक्ट स्पेस किस तरह से डिफाइन है। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस किस तरह से डिफाइन होती है, ए बी, के बी का ट्रांसपोज लेकर ए के साथ मल्टीप्लाई करवा के फिर उसका ट्रेस लेना। समझ आ रही है? सही है ना? क्या फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मैट्रिक्स क्या है, ए है, इसकी एंट्रीज क्या है, A1 A2 A3 और क्या है A4। और आपके पास बी क्या है, बी आपके पास है B1 B2 B3 और क्या है B4। अब आपने सबसे पहले तो बी का ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पर बी का ट्रांसपोज जब लेंगे तो वो बन जाएगा B1 B2 B3 और B4। फिर B1 को BT को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस चीज को और इस चीज को, और उसके बाद उसका ट्रेस लेना है। ट्रेस लेना आपको आता है, ठीक है? तो ट्रेस लेने के बाद आपके पास जो चीज आएगी वो आपके पास बेसिकली इनर प्रोडक्ट्स आएगा दो वेक्टर्स का, ठीक है? लेकिन अगर आप बात करें उसकी क्या कहते हैं, नॉर्म की बात करें, तो यहाँ पर ए नॉर्म ए, तो यहाँ पर भी ये बेसिकली किसका आ जाएगा, ए की नॉर्म का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। इसी तरीके से है ना, वो किस तरह से डिफाइन होगी, ट्रेस ऑफ ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक है? तो यहाँ से आप ए का ट्रांसपोज है, ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद अगर वो ट्रेस, मैं एग्जांपल देता हूँ, वो 3 आ जाता है, फिर 3 का रूट ले लें, वो आपका क्या होगा, ट्रेस होगा। तो कायदे आज़म में 3 या 4 एमसीक्यूज इस तरीके से थे अगर आप देखें तो, ठीक है, टेस्ट में। आगे हिल्बर्ट स्पेस आ जाती है। हिल्बर्ट स्पेस किस तरह से डिफाइन है कि अगर आपके पास वेक्टर है और इन्फिनिट सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, अगर वो उनका रियल नंबर्स का जो स्केयर लेते जाएं, ठीक है, और उनका सम लें, वो अगर कन्वर्ज कर जाता है तो वो आपके पास क्या होगी, हिल्बर्ट स्पेस होगी, ठीक है? हिल्बर्ट स्पेस में हम किस तरह से लेते हैं सम, इस तरीके से लेते हैं कि वो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, सम होता है। इसका जो इनर प्रोडक्ट है वो भी इस तरह से डिफाइन है कि वो जो आपके ऑर्डर पेयर है वो असल में क्या हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। दिस इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड L2 स्पेस, या इसको क्या बोलते हैं, हिल्बर्ट स्पेस बोलते हैं, ठीक है? तो आप इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में L2 की नॉर्म का क्वेश्चन भी आया हुआ है कायदे आज़म में। तो इसकी नॉर्म किस तरह से डिफाइन फिर हो जाएगी, अगर आपके पास एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल वो है 2 3 2, ठीक है, एल स्क्वायर में, तो वो क्या बन जाएगा, वो बेसिकली बन जाएगा 2+2, ऐसे ही है 3+3 और 2+2। सही लिख रहा हूँ? ये क्या बन जाएगा आपके पास 4, नहीं नहीं ये गलत मैंने लिखा है, ये मैंने गलत लिखा है, सॉरी। मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 3 क्या हो जाएगा 9 और 2 2 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 13 और 17, ठीक है? इतना ही होगा ना, 17 का क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा। ये मैंने ठीक लिखा है? ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें तो एल स्केयर में इस तरह से डिफाइन है, अगर आप इस चीज़ को देखें, इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है? मीटिंग का टाइम एंड हो गया, बकाया हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि मीटिंग का टाइम जो है वो बिल्कुल एंड हो चुका है। ओके, चलो आप